हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत चैप्टर के बारे में, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट और इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th के लिए है और हिंदी का एडिशन इनको क्यों कहा जाता है, किसने कहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को एक बार में ये चैप्टर रटवा दें और ऐसे कहानी को सुनाएं जिसके माध्यम से आप लोग एक बार में इस पूरे चैप्टर को अपने दिमाग में बैठा लें। तो चलिए चालू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करें तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर है हिंदी का, उसमें कुछ चीज़ों को जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर के बारे में बात करें जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो लेखक के बारे में सबसे पहले हमको जानना होता है लेखक का नाम। तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और इनका जो जन्म तिथि है 23 जून 1844 ईस्वी। और मृत्यु के बारे में बात करें तो इनका मृत्यु हो गया था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है और माता का नाम पार्वती देवी है। जन्म स्थल के बारे में बात करें यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है, तो इलाहाबाद में जन्म हुआ था जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करें तो इनके पिताजी एक व्यापारी थे। ये भी याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो एक व्यापारी थे और माता जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी। माता जो थी सुसंस्कृत महिला थी और इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा को जागृत किया था कि हाँ, आपको पढ़ना चाहिए। आगे सुसंस्कृत महिला थी और इन्होंने काफ़ी अपने बेटे को प्रोत्साहित किया था और इनके मन में एक जिज्ञासा जागृत करने का प्रयास किया था कि ये आगे की पढ़ाई करें। ठीक है, प्रारंभ से ही संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा भी दिया था और फिर इन्होंने आगे पढ़ाई जो किया वो प्रयाग के मिशन स्कूल में किया और फिर उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए काठस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज जो है वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन आगे जा कर के ये नौकरी भी की और नौकरी को छोड़ भी दिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होता है पाठ के बारे में। पाठ के बारे में बात करें तो पाठ का नाम है बातचीत और रचना का प्रकार कौन सा है, तो निबंध है। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो नोट के बारे में बात करें तो ये जो नोट है इसको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वो पॉइंट जिसके बारे में हमने शुरू में बात किया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। विषय वस्तु के बारे में बात करें तो इस पाठ में जो बात किया गया है यानी इस पाठ में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, तो इस पाठ में वाक शैली के बारे में बात किया गया है। वाक शैली का मतलब होता है बातचीत की शैली, बातचीत के तरीके के बारे में बात किया गया। बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि वाक शैली हमारे बातचीत का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। इस चैप्टर के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि ये 1891 ईस्वी में इस चैप्टर को लिखा गया था और ये जो 1891 डेट हमने लिया है ये डेट साइट से लिया है, ये बुक में आप लोगों को मेंशन नहीं किया गया है, तो इसको आप लोग नहीं भी याद करते हैं तो चलेगा और नोट डाउन ज़रूर कर लें। एक बार नोटबुक लेके अपने साथ में बैठें। आगे हम बात करें तो अब बातचीत चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या जानना आवश्यक है, तो बातचीत जो है इसके बारे में बात करें तो इस चैप्टर में पूरी की पूरी जितनी भी कहानी है वो घूम फिर के बातचीत पे ही आके रुक जाती है। वाक शक्ति कहते क्या है, बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से बता रहे हैं कि वाक शक्ति जो है ये ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों में से एक है, उन सारे शक्तियों में से एक है। यह मनुष्य के लिए एक कहीं ना कहीं वरदान है। अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं रहता तो न जाने हम अभी कैसे रहते, क्या करते, हम अपने फीलिंग दूसरों से बता पाते कि नहीं बता पाते, हम कैसे एक दूसरे को अपने दुखों का आदान प्रदान करते हैं, यानी हम जो दुखड़ा एक दूसरे को सुना देते हैं, अपना कष्ट एक दूसरे को सुना देते हैं, वो पता नहीं आज सुना पाते कि नहीं सुना पाते अगर हमारे अंदर ये वाक शैली जैसी शक्ति प्रदान नहीं की गई होती ईश्वर के द्वारा। यह मनुष्य के लिए एक वरदान ही है अगर देखा जाए तो। इसीलिए बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों में एक है, यह मनुष्य के लिए
वरदान है। रॉबिन्सन क्रूसो क्या कहते हैं, रॉबिन्सन का यहाँ पे मत है, ठीक है। रॉबिन्सन ने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। अब इसमें एक एग्जाम्पल वो लिए हैं रॉबिन्सन का, और रॉबिन्सन के बारे में बता रहे हैं कि रॉबिन्सन जो थे वो 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखे थे। 16 वर्ष के पश्चात उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी, यानी क्वेश्चन पूछ दे कि 16 वर्ष के पश्चात किसके मुख से उन्होंने बात सुनी या किसका चेहरा देखा, तो फ्राइडे का चेहरा देखा। और रॉबिन्सन ने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा। यानी क्वेश्चन पूछे कि किसने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा, तो रॉबिन्सन नाम था उस इंसान का जिसने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। और 16 वर्ष के पश्चात जो चेहरा देखा उस व्यक्ति का नाम था फ्राइडे, जिसका चेहरा इन्होंने देखा था। बातचीत के संबंध में एडिसन का मत है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मत कर लीजिएगा, यहाँ पे मौत हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे मत हो जाएगा, ठीक है। तो बातचीत के संबंध में एडिसन का मत यह है कि असल बातचीत जो होता है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हम जान लें। तो इस चैप्टर में बताते हैं बालकृष्ण भट्ट की 3 आदमी के बीच में जैसे बातचीत चालू होगा तो वो अंगूठी में नग के जैसा हो जाता है। अंगूठी में नग के जैसा बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो 3 आदमियों के बीच में जो बातचीत होता है उसे अंगूठी में नग जैसा कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर 3 से बढ़ के 4 आदमियों के बीच की जो बातचीत होती है उस बातचीत में केवल फॉर्मेलिटी और संजीदगी होती है। यानी 4 लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो उसमें केवल फॉर्मेलिटी पूरा किया जाएगा और संजीदगी भरा ही होगा। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का बातचीत होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है उसमें, क्योंकि उसमें 2 लोग नहीं हैं कि वो अपने दुखों का आदान प्रदान करेंगे। उसमें केवल फॉर्मेलिटी पूरा किया जाएगा, टाइम पास करके सब कोई अपने अपने जगह पे प्रस्थान हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो 4 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसमें केवल राम रमावल, यानी इधर उधर की बातें होती हैं। कोई भी अपने बारे में बात नहीं करता है, सब कोई इधर उधर का, यानी उसको राम रमावल कहा जाता है। राम रमावल वाली बात होती है। तो पूछे कि 4 से अधिक लोगों में किस प्रकार की बातचीत होती है, तो राम रमावल प्रकार की बातचीत होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि 2 बूढ़ों के बीच की बातचीत में जमाने की शिकायत होती है। फिर ये बता रहे हैं कि जहाँ पे 2 बूढ़े लोग बैठ जाते हैं वो केवल बहुत दूर दूर के, यानी जमाने भर की शिकायतें बैठ के ये एक दूसरे से करते रहते हैं कि फलाना ये, फलाना वो, ढिलाना ये, ऐसे ये हजारों बातें करते रहते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब नौजवान जहाँ बीच में कैसा बातचीत होता है, शेक्सपियर, मिल्टन और स्पेंसर की बात होती है। स्पेंसर, ये सारे लोग जो हैं इनके बारे में भी हमने कुछ डाटा निकाल करके नीचे नोट डाउन कर दिया है। शेक्सपियर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी ये जो नौजवान लोग हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में, यानी फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के बारे में, कि हाँ ये इतने महान आदमी हैं। यानी ये जो नौजवान लोग हैं हमारे जैसे, आप लोग जैसे, ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लोग बड़े बड़े लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। मिल्टन के बारे में बता दें तो इनको राइटर्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। पैराडाइज लॉस्ट एक नामक किताब है जिसके लेखक कौन है, मिल्टन है। और ये जो है इंग्लिश के बहुत बड़े कवि भी हैं मिल्टन। और स्पेंसर के बारे में बता दें तो इनको कवियों का सरदार कहा जाता है, यानी टीचर ऑफ पोएट्स कहा जाता है, ठीक है। तो नौजवान किसके बारे में बात करते हैं आप लोगों को पता चल गया। आगे बात करें तो हम चुनी दिगरे निसत, एक जो वर्ड है इसको याद रखना है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, जहाँ पे 2 बूढ़ियाँ होती हैं उनके बीच में कैसी बातचीत होती है, तो 2 बूढ़ियों के बीच में जो बातचीत होती है वो बहू या बेटों का गिला शिकवा होता है। बहू और बेटों के गिला शिकवा के बारे में वो लोग बात करता है। हम चुनी दिगरे निसत जो है इसका मतलब है हमारे जैसे कोई नहीं, यानी हमारे जैसा कोई नहीं, इसका अर्थ होता है। आगे हम बात करें तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, इसमें प्रवीण है, और इसमें ये क्या है, प्रवीण है। वह इतनी चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं जिससे कान को अत्यंत सुख मिलता है, और इसे ही सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अब सहृदय गोष्ठी का अर्थ यह है कि बात करने वालों की लियाकत या पंडिताई में कहीं भी कोई छल कपट या अभिमान न हो, ठीक है। आगे अगला पॉइंट जो जानना है ये पॉइंट हो जाता है मनोवृत्ति का मतलब यह होता है कि मन के साथ बातचीत
यह एक ऐसा आईना है जो हमें नए नए रंग दिखाया करती है। तो ये भी हमको पॉइंट याद रखना है। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग अपने नोटबुक में अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। दोबारा अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार पढ़ के जाते हैं तो काफ़ी सहूलियत होगा आपको, और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहेंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आगे देखते हैं। तो आगे हम बात करें तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ये एंड होता है। आगे हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जो बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, एक भी पैसा नहीं लग रहा है और काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ाई हो रहा है। पूरे यूट्यूब के इतिहास पे आप लोगों को ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।